अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, पार्लियामेंट के हवाले से अहम खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। और इस वीडियो में एक MNA यानी हुकूमत के इत्तेहादी खातून MNA जो हैं, उनकी बात और उनकी हुकूमत से आज के पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर हुई लड़ाई, उसके तनाजुर में वो क्या कह रही हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में यानी तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों का जो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ था, उसमें किस बात पे झगड़ा हुआ, इत्तेहादियों को क्या कहा गया। उसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि जो असेंबली के अंदर जो हंगामा हुआ था, उसमें जो किरदार था जिन जिन वज़रा का या जिन जिन मेंबरान का, उस हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई थी, वो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को दी गई, तो उस रिपोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया और तमाम के तमाम नाम कटवा दिए गए। उस रिपोर्ट में किन किन वज़रा के नाम थे जो इस हुल्लड़बाजी का हिस्सा रहे, और स्पीकर किन किन वज़रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म ने रुकवा दी। और किसके कहने पे रुकवा दी वो भी आपको बताएंगे। आज के इजलास के हवाले से यानी आज के इस दिन के हवाले से ये भी बताएं कि 7 मेंबरान जिन पे पाबंदी लगी थी, वो पाबंदी भी ख़त्म हो गई है। हुकूमत और अपोजिशन के बीच में 3 दिन के इस तनाज़े और जो झगड़े हंगामे के बाद सीज़ फायर हो गया, और ये पार्लियामेंट का इजलास जो है वो आज चलना शुरू हो गया है। लेकिन उसके साथ जो है वो एक अहम खबर वो भी आपको बताएंगे, वो डिप्टी स्पीकर की अदम एतमाद तहरीक के हवाले से है। ये तो शुरुआत मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म की साथ जो मुज़ाकरात हुए स्पीकर के और जो वज़ीरों के, उससे करें, क्योंकि ये जो 14-15 जून को कौमी असम्बली में जो हुल्लड़बाजी हुई, और ये हुई भी वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे थी, क्योंकि इससे पहले वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला तय हुआ था, और उसका ऐलान वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किया था कि वफाकी काबीना में कई जो वज़रा थे, उन्होंने ये बात डिस्कस की है कि अपोजिशन अगर तौहीन करेगी, तनकीद के बजाय तौहीन करेगी, तो उनको बात नहीं करने दी जाएगी। यानी स्पीकर और कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट के जो इख्तियारात थे, वो काबीना ने अपने हाथ में ले लिए, और काबीना के इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म कर रहे थे। गोया ये बात सच है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत ही थी कि 3 दिन से मुसलसल इस ऐवान में हुकूमती बेंचेस से शोर उठता रहा। बेंचेस से जो बजट बुक्स थे वो मारे गए एक दूसरे पे, फिर अपोजिशन ने भी रद्दअमल दिखाया, लेकिन 3 दिन ज़ाया हुए। और उसके बाद एक लिस्ट बनाई गई, यानी स्पीकर ने ऐलान किया कि जिन मेंबरान ने, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन के मेंबरान हो, वो हंगामा बाजी की है, हंगामा आराई की है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। फिर 7 जो मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हुई, और उन में से फ़कत जो 3 थे वो MNA ये तहरीक इंसाफ हुकूमत के थे, 3 मुस्लिम लीग नवाज़ के, और 1 पीपल्स पार्टी का था। उन पे जो है वो पाबंदी लगाई दी गई ऐवान में। 1 दिन की पाबंदी के बाद आज वो पाबंदी हटा दी गई है, और फिर आज आगा रफ़ीउल्लाह, रोहिल असगर, अली गौहर ख़ान, चौधरी हामिद हमीद, फ़हीम ख़ान, अब्दुल मजीद और जो अली नवाज़ अवान है, उनको पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई। यानी 1 दिन की वो पाबंदी थी। लेकिन इसके पीछे जो दूसरी कहानी है वो अजीब है। वैसे तो स्पीकर साहब के तमाम इख्तियारात इमरान खान ने खुद ले लिए हैं, और एक मरतबा तो उन्होंने किसी तकरीब में ये ऐलान किया था कि आज के बाद कोई जो अपोजिशन का MNA जिस पे नेब या करप्शन के कोई इल्ज़ामात होंगे, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होंगे। उसके बाद प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुए। यानी स्पीकर साहब के इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस हंगामा आराई के बुनियाद पे स्पीकर ने वो रिपोर्ट पेश की थी, और ज़राए कह रहे हैं कि उसमें तमाम वो वज़रा जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर, फ़रख हबीब, शिरीन मज़ारी, परवेज़ खटक, शफ़कत महमूद, फवाद चौधरी, जित उमर अयूब, जितने भी वज़ीर थे उनके नाम उस रिपोर्ट में थे। उनके अलावा हुकूमत के वो लोग जो दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, कापियाँ फेंक रहे हैं या नारेबाजी कर रहे हैं, उनके नाम थे। यानी 50 से ज़्यादा लिस्ट थी, जिसमें अक्सरियत जो वो हुकूमत की थी। लेकिन उसी मौके पे वज़ीर-ए-आज़म के आगे जो वज़रा थे, जिन्होंने ये हंगामा आराई में भरपूर हिस्सा लिया, जिन्होंने मैदान जंग बना लिया पार्लियामेंट को, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं,
शुरुआत जो हुई थी वो अपोजिशन की तरफ से हुई थी। अपोजिशन लीडर ने तकरीर शुरू की थी और शुरुआत हुकूमती बेंचेस से हुई, लेकिन उसके बरक्स वज़ीरों ने मौक़िफ़ रखा और झूठ बोलना या ये तो उनके लिए कोई इशू नहीं। बहरहाल जब वज़ीर आज़म ने वज़रा की बात सुनी तो वज़रा का जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त करार माना गया और स्पीकर को अपना फ़ैसला वापस लेने पे मजबूर किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आप ठीक है कुछ नाम है अगर चाहें तो भले हुकूमत के डाल दें, लेकिन वज़रा जो है उनका कोई कसूर नहीं। और वज़ीर आज़म के आगे तो कोई कसूर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म ख़ुद यही काम करते रहे माजी में। अब भी जब वो सरकारी तकरीब या हो या कोई जलसा हो उसमें फिर अपोजिशन के लिए वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो वज़ीर आज़म के सामने तो वो जो वज़रा थे जिन्होंने ये धमा चौकड़ी मचाई, जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने हुलड़बाजी की, जिन्होंने ऐवान को मतलब मछली मार्केट बना दिया, ऐसे एक आइनी इदारे को इस तरह बेतौकीर किया, तो उनको सबको बेगुनाह करार दे दिया। उनको कहा कि बेकसूर करार दे दिया वज़ीर आज़म ने। और वज़ीर आज़म ने वज़रा का जो मौक़िफ़ है वो जो है वो मान लिया। वज़रा ने कहा कि हमें मुस्तल किया गया अपोजिशन की तरफ से, इसलिए हम जज्बाती हो गए। गोया कि ये बिल्कुल कराची वाली सिचुएशन है। जब IG अगवा हुए थे तो फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ था ISPR की तरफ से कि नौजवान जो हुए मुश्तल हो गए, जज्बाती हो गए। तो ये भी वज़रा जज्बाती हो गए थे और जज्बात में आके उन्होंने आइन, कानून, पार्लियामेंट, कौमी असम्बली का तक़द्दुस जो है उसको पामाल कर दिया, लातों पाँव तले उस तक़द्दुस को रोंद दिया। और पाकिस्तान की तारीख़ में, पार्लियामेंट की तारीख़ में ऐसी 3 दिन मुसलसल लड़ाई और अपोजिशन लीडर को तकरीर ना करने वाली जो रवायत है वो रवायत इन्होंने कायम की। बहरहाल वज़ीर आज़म ने अपने वज़रा को सच्चा माना और जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट पे ये फ़ैसला हुआ कि भाई रिपोर्ट इस तरफ साइड पे करें, आप कुछ लोगों के कुछ उधर से बस कार्रवाई पूरे करें। तो स्पीकर ने खाना पूरी की और 3 नाम हुकूमत के, 3-4 अपोजिशन के दे के वहाँ भी अपोजिशन को उन्होंने मतलब इम्तियाज़ी सलूक किया। ये जो वज़ीर आज़म कहते हैं ना कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी कानून सबके लिए बराबर नहीं हुआ। इस ऐवान में हुकूमती बेंचेस से ये हंगामा शुरू हुआ, उसके सैकड़ों शायद मिल जाएंगे, मीडिया मिल जाएगी, बाकी मेंबरान मिल जाएंगे, गैलरी में बैठे हुए लोग मिल जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, इसमें भी अपोजिशन के नाम ज़्यादा डाल दे, तो 4 उनके डाल दिए, 3 उनके डाल दिए और आज वो भी नाम जो है वो उनको बस इजाज़त दे दी कि आप जाएं, ठीक है, फिर दोबारा दूसरे हंगामे की तैयारी करें। तो ये कहानी है वज़ीर आज़म के उस इजलास में, और ये वज़ीर आज़म ने किस तरह प्रेशर डाला। इससे बाकी तो चीज़ें ठीक है, लेकिन ये चीज़ साबित हो गई कि स्पीकर, हम कल से कह रहे हैं कि स्पीकर ने तो अपने वो जो सरेंडर कर चुके हैं, वो लेट चुके हैं वज़ीर आज़म के सामने। वो एक ग़ुलाम की हैसियत है उनकी, उसको ऐसे बंदे को कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनाया गया है जिस बंदे को अपने इख्तियारात का इल्म नहीं है, जो समझता है कि ये तहरीक इंसाफ, ये जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए है, उनको भी टाइम देना है। उनके ऐसे वज़रा के ज़रिए सीनियर अपोजिशन के मेंबरान को गालियाँ ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दिलवाते हैं। अब यहाँ पे एक और मामला भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद तहरीक थी वो कल जुमे को उस पर वोटिंग होनी है। इस पर अपोजिशन से हुकूमत ने भीख मांगी है कि आप ये करारदाद जो है वापस लें, लेकिन अपोजिशन ने जो कानून साजी हुई थी, जो जल्दबाजी में कासिम सूरी ने 21 बिल मंजूर करवाए थे, उसको वापस लेने की शर्त रख दी है कि अगर वो वापस बिल लेंगे तो हम ये कानून साजी करेंगे, मतलब हम ये अदम एतमाद तहरीक वापस ले सकते हैं। उसको मशरूत कर दिया गया है। ये पहले भी इसी तरह हुआ था, इस तरह बिलडोज़ किया था ये कासिम सूरी को कोई पता नहीं चलता कि डिप्टी स्पीकर की अथॉरिटी क्या होती है। वो रूल्स और जो कानून है उसके बाहर से वो नहीं चल सकता, लेकिन पहले भी यही हरकत की थी, इस मरतबा भी यही हरकत करके अपने ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक लाए हैं। गोया कि वो कामयाब होती है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ये है कि हुकूमत ने अपोजिशन के आगे हाथ जोड़े हैं कि ये अदम एतमाद तहरीक ले लें। उस पर उन्होंने ये मशरूत कर दिया है कि हम तहरीक वापस लेंगे। लेकिन पहले जो बिलडोज़ किए गए थे बिल, जिनमें इलेक्शन एक्ट 2020 भी शामिल था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी अपने जो एतराज़ात
خدشات کا اظہار کر دیا ہے اور اس قانون کی کئی جو شقیں ہیں ان کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ تو یہ شرط رکھ دی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا مذاکرات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شام تک اس معاملے کا حل ہو جائے، کیونکہ اپوزیشن اس معاملے پہ تیاری اپوزیشن نے نہیں کی، ایک ڈال دی عدم اعتماد تحریک سنجیدہ، وہ بھی نہیں، فگر وہ بھی پورے کرنے کے چکر میں نہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر آپ کو میں یہ دوں کہ آج جو پرویز خٹک کی سربراہی میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں باقی تمام معاملات پہ غور ہوا۔ اس اجلاس میں حکومت اور اتحادی یعنی پی ٹی آئی اور اتحادی جو ہیں ان کے ممبران کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، اور جھگڑا کس بات پہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ آپ کلپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو یہ کلپ جو ہے یہ ہے، میں اتحادی ہوں۔ کوئی بات تو نہیں کر رہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ میڈم کیا ہوا، کیا ایشو بنا ہے؟ کیا ایشو بنا ہے؟ نہیں کوئی نہیں، بات بتا دیں کیا ایشو کیا بنا سے؟ نہیں آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہے، جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی کیبنٹ یا کہیں سے بھی لیک ہوتی ہے، بات یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اتحادی بیٹھے ہیں۔ اگر اتحادیوں سے اتنا ہی پرابلم ہے تو آپ کوئی فیصلہ کر لیں۔ سنا ہے اتحادی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اور یہ کوئی ایک دو لوگوں کی وجہ سے کوئی خان صاحب کے ساتھ ہم میڈم کن لوگوں نے کہ آپ کو کچھ کہا کہ اتحادی ذمہ دار ہیں اس چیز کے؟ یہ خواتین بھی بات کرتی ہیں، اور ابھی اسلم خان نے بات کی ہے کہ منافقین ہیں اتحادی۔ جی بالکل، یہ جی ٹی اے جو تحریک انصاف کی حکومت کا بڑا اتحادی ہے، 3 ان کے ممبر ہیں۔ یہ ان کی جو مخصوص نشستوں، خواتین کی مخصوص نشستوں پہ آنے والی ساجدہ بانو ہیں، ایم این اے ہیں، یہ اس اتحاد جو پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس تھا اس میں بیٹھی تھیں۔ تو اس اجلاس میں یہ بات چلی کہ یہ جو کابینہ کے معاملے پہ جو خبریں باہر کیسے نکلتی ہیں، یہ مطلب باقی کئی معاملات تو اب اس پہ ڈسکشن چلی کہ متحد ہونا چاہیے، نظم و ضبط رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہدایت پرویز خٹک دے رہے تھے، جو خود کتابیں پھینک کے پھر کتابوں کی ہواؤں سے جا کے گرے تھے، تو ان کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے دوران جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ایک تو جو خواتین تو پی ٹی آئی کے، انہوں نے ان کی ہو گئی آپس میں تو میں اتحادیوں کے ساتھ، اور پھر انہوں نے حکومت نے الزام لگایا کہ کابینہ کے اجلاس کی جو خبریں باہر آتی ہیں وہ ان منافقوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو اجلاس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور منافق کون ہیں؟ پی ٹی آئی نے منافق قرار دے دیا ہے اتحادیوں کو، اور جی ڈی اے بھی ایک اتحادی ہے۔ تو اس رو سے اس اعتبار سے جو اتحادی جتنے بھی ہیں ان کو آج کے پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں منافق قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی مسلم لیگ کاف ہو، ایم کیو ایم ہو، جی ڈی اے ہو، باپ ہو، شیخ رشید ہو، جمہوری وطن پارٹی ہو، یہ جو 6-7 اتحادی ہیں ان کو آج اس پارلیمنٹری پارٹی میں بڑی عزت ہوئی۔ اور یہ جو خاتون جس کا آپ نے ویڈیو کلپ بھی دیکھا، وہ جو نکل رہی ہیں اور وہ جو بات کر رہی ہیں، ان سے لڑائی کی اسلم خان نے، جن کو اپریل 2020 میں دیکھا گیا تھا۔ کراچی کی جو موبائل مارکیٹ تھی، اپریل 2021 میں کراچی کی موبائل مارکیٹ تھی، اس میں ایک موبائل شاپ پہ اس میں ایک بندے پہ وہ تشدد کر رہے ہیں، یہ اسلم خان، وہ ان سے لڑ رہے تھے اور ان کو منافق کر رہے تھے۔ پھر یہ وہاں سے باہر نکلی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم منافق ہیں تو حکومت فیصلہ کر لے، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ ہم عدم اعتماد تحریک کے حوالے سے حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آج کی چیدہ خبریں تھیں پارلیمنٹ کی۔ پارلیمنٹ آج خیر سے پھر اجلاس شروع ہوا ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہفتے اور اتوار کے دن بھی پارلیمنٹ کا اجلاس برقرار رہے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔